वंदे वंदे वंदनीय है, पूजनीय है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया जिन्होंने भारत की माँ, वो माँ कहती है कि तू जिस दिन सीमा पर मिट के आएगा, तो जिस दिन फर्श पे फना होगा, उस माँ का सीना चौड़ा होगा। ऐसी माएँ हिंदुस्तान में एक बार उन तमाम माओं के लिए शानदार तालियां। जो माताएं बैठी है यहाँ पर, आने वाली पीढ़ियां की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। आपने बच्चों को पैदा किए, उनको संस्कारित बनकर इस मिट्टी, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इस मिट्टी ने बहुत कुछ हमें दिया है, ये वायु, ये जल, ये अग्नि, ये सब प्रकृति की दी हुई है। तो इस भाव के साथ में इस गांव ने उस भाव को बहुत बखूबी जिया है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। और जब अपने वतन को बनाया, इस परंपरा को आगे बढ़ाती है आने वाली पीढ़ियां, मैं समझता हूँ इस बात की गवाह है कि जब आज इस मूर्ति का अनावरण होगा तो निश्चित रूप से इस वीरों की परंपरा, वीर प्रसूता की परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से शहीद देव रूप होते हैं, अपनी लीला लेके आते हैं, जिस घर में वो आते हैं एक छोटा सा जीवन लेके आते हैं। और बहुत सारी ऐसी घर और परिवार मैंने देखे हैं, जब मैं शहीदों के घरों में जाता हूँ, उन माओं के चेहरों पर सिकंत न देखी, उन माओं के the callings of your Anangpal Singh, the wife of Sri Anangpal Singh, the martyr of Anangpal Singh. I stand and regard all our people. We gathered here to celebrate the blood donation camp and the statue revealed of martyr of Sri Anangpal Singh Shekhawat. I say to you again, you should give more and more blood for your people who demand. मैं एंकर महोदय को निवेदन कर रहा था कि कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हुआ, बहुत पहले हमारा करवा रहे हो, पर एनीवे हमारा गांव है इसलिए बोलना ही है, आगे छात्र भी हैं, गांव भी है। मैं मेरा उद्बोधन शुरू करने से पहले आपको एक दो जयकारे लगवाता हूं, आप साथ देंगे। भारत माता की,
भारत माता की। अमर शहीद अनंग पाल, अमर शहीद अनंग पाल। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए सम्मानीय अतिथिगण, जिनमें जिला सैनिक अधिकारी कर्नल शर्मा जी, मेरे साथी पूर्व प्रधान शिवदयाल जी पालीवाल साहब, मेरे साथी रघुवीर सिंह जी राठौड़ साहब, जो गौशाला गोविंदगढ़ में बहुत बड़ी गौशाला का संचालन करते हैं। मैं चौमुख रहा, इसलिए रघुवीर सिंह जी का मेरे ऊपर बहुत प्यार और मोहब्बत और आशीर्वाद रहा। आप पधारे, आपका हमारे पंचायत में, हमारे गांव में हार्दिक स्वागत है। मनसा सिंह मेरे साथी और मेरे प्रिय भाई कर्नल सूरजपाल सिंह जी इस कार्यक्रम में पधारे। थानेदार जी महेश चांद सिंह जी और घासीराम जी, सभी पंचायत के आसपास के गांवों से पधारे हुए सभी सप्रांत नागरिक बंधुओं, आज का ये पावन अवसर अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जैसा एंकर महोदय ने बताया कि हमेशा तो शहीदों के मेले लगने चाहिए, ये मेला ही है। और मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ समर्थपुरा तो वीरों की ज़मीन या वीरों की धरती रही है। यहाँ से पहले अभी मेरे मित्र और साथी कर्नल सूरजपाल सिंह जी बता रहे थे कि इनके दादू साहब मोहन सिंह जी हुआ करते थे, लेट मोहन सिंह जी। उनके 5 पुत्र थे और सौभाग्य से देश की रक्षा के लिए 5 फौज में गए। कितने बड़ी बात है, कितना बड़ा जज्बा था उनमें उस समय में, और कितना बड़ा उत्साह और जोश था देश की रक्षा का और इस मातृभूमि की रक्षा का। ये बहुत बिरली चीज़ है, बहुत ही अच्छा लगता है सुन करके कि आज अपन देश रक्षा के लिए इन जांबाजों के, जो इन देश के शहीदों को आज अपन नमन करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरा तो ये मानना है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है या बल्कि शादी होती है, तो अपन जो शादी के बाद में देवी देवताओं के धोख लगाते हैं, तो वैसे में इन शहीदों के अपने को धोख लगानी चाहिए। ये भी एक देवी देवता है, गांव के देवी देवता हैं कि उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों के न्यौछावर किया, अपने परिवार को बीच में छोड़ के देश सेवा के लिए स्वर्गवास प्राप्त किया। ये पूजनीय है, अपने को हमेशा इनको दिल और जहन में रखना चाहिए। आगे की पीढ़ी को भी इनसे प्रेरणा मिलती है, इनको पढ़ने से, इनको जीवनी पढ़ने से, इनके संस्मरण सुनने से हमेशा तो नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है, वो भी काबिल तारीफ है। आज आप बड़ी संख्या में इसका साक्षी बनने के लिए वीर शहीद अनंग पाल सिंह जी शेखावत के इस अनावरण समारोह में साक्षी बनने के लिए आप सब पधारे हैं। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। अभी मुख्य अतिथि महोदय भी आने वाले हैं संभवतः, तो आप सबको मेरी तरफ से भी और मेरे को आपने सम्मान दिया उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी इस बात की साक्षी है कि इन्होंने ऐसे अमर शहीद पैदा किए, ऐसे ऐसे भाई पैदा किए जो देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहे, और इस गांव की फिजा को, गांव की ज़मीन को नमन करने के लिए एक अच्छा मौका दिया। इसलिए आपको सबको मैं तहे दिल से मेरी शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः मेरे साथ मैं बोलूँगा 1 2 3 4, आप बोलेंगे अनंग पाल सिंह की जय जयकार। मैं बोलूँगा जब तक सूरज चांद रहेगा, आप बोलेंगे अनंग पाल सिंह का नाम रहेगा। बेटा था तो गांव के बेटे का नाम तो पूरा जोश के साथ लिया जाता है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। 1 2 3 4, अनंग पाल सिंह की जय जयकार। 1 2 3 4। एक बार हाथ उठा ले सब। मातरे हिंद का लाल आपके गांव को 4। 1 2 3 4। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। भारत माता
माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नापाक इरादों के सबको पाठ पढ़ाया, पालने में सिखाया, जो बताया, इस मिट्टी के लिए मर जाना पड़ते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है, जीवन लेके आए। इंपॉर्टेंट ये है कि 25 साल में 30 साल में आप मैं जयकारा लगाऊंगा, पहले आप सब बोलेंगे भारत माता की। जोर से बोलो, भारत माता की। शहीद अनंतपाल सिंह, शहीद अनंतपाल सिंह अमर रहे, अमर रहे। 2 बार बोलो, शहीद अनंतपाल सिंह अमर रहे, अमर रहे। शहीद अनंतपाल सिंह। कर्नल साहब, एंकर साहब, मेरे सामने विराजमान सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूँ, भाई बहनों को नमस्कार। आज का ये शहीद बिहारी जी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उसका पार्थिव देह ताबूत में उनके गांव पहुंचाया जाएगा और ससम्मान उनकी अंत्येष्टि गांव के शमशान घाट। माननीय प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, वो सैनिक कल्याण राज्य मंत्री बने और उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि जो 61 से लेकर के अब तक जितने भी शहीद हुए हैं उन सब की मूर्तियां मैं मेरे खर्चे से और उनको सम्मान दिलाया। इस मौके पर माननीय प्रेम सिंह जी बाजौर तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी बड़ी सोच के कारण हमारे शहीदों को जो सम्मान मिला और जो गांव में जो 500 से अधिक की आबादी थी, उन सुजाना, हमीरपुरा, बाड़वाड़ आपकी पंचायत की बात बता रहा हूँ, ऐसी 47 सड़कों का निर्माण और मेरे पूरे पंचायत समिति क्षेत्र में मैं इस विद्यालय का छात्र रहा हूँ। मिडिल तक की शिक्षा मैंने मेरे साथी रामदेव सिंह जी, सूरजपाल सिंह जी और भी बहुत साथी, धन सिंह जी बाबा जी आज हमारे बीच में नहीं है। ये 10-5 लोग, जब मैं प्रधान था तो मुझे बताया कि जिस स्कूल में आप पढ़ा करते थे वो 40 साल से मिडिल स्कूल ही है, बीजेपी का राज है। प्रेम सिंह जी, सुभाष महरिया पावर में है, आप उनसे कहो कि आसपास की स्कूल सेकेंडरी स्कूल होगी, हमारी सेकेंडरी। तो विद्यालय 8-7 पंचायतों के बीच में था और जिस वक्त 8 मिडिल स्कूल हुआ करती थी और 3 सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करते थे, उस समय का पुराना विद्यालय है, इसको क्रमोन्नत करो। उन्होंने 3 दिन में हमें आधा दिन भी अपने हाथों से विद्यालय का हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैंने को आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ, इसलिए मैंने सारी ये बात बताई कि मैंने भी मेरे स्तर से जो होने वाला काम था वो आपके बीच में रह करके किया है। आप लोग भारी संख्या में यहाँ पधारे हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और आप जो जिस जोश और खरोश के साथ यहाँ आए हैं, वो जब तक हमारे मुख्य अतिथि की और अध्यक्ष जी नहीं आ जाए, कार्यक्रम की पूरी संपन्नता नहीं हो जाए, उससे पहले मेहरबानी करके छोड़ करके नहीं जाए, ये आपसे आशा करता हूँ। और जो रक्तवीर आए हैं, चल करके रक्त का दान करें। रक्त का दान सबसे बड़ा दान है, सबसे महादान है। आपकी एक बूंद
एक व्यक्ति को जिंदा रखने का काम करती है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ से जब रेफर कर दिए जाते हैं भाई बहनों को, वो जयपुर सीकर जाते हैं तो वहाँ मार दौड़ चलती है कि कौन की जरूरत है, कहाँ से इकट्ठा करें। तो उस वक्त ये जो आप ये संस्था के माध्यम से जो कार्यक्रम में जो भी मेरे रक्तवीर पधारे हैं साथी, युवा साथी हैं, आप सबसे निवेदन है मेरा कि आप रक्त जरूर दान करें। रक्तदान महादान है। आप लोगों ने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, इसके लिए सभी समिति के सदस्यों को मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप मुझे समय समय पर याद करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार पालीवाल साहब, आपने पूरा अपनी मेमोरीज को याद किया और उस जमाने को याद किया आपने। आपका बहुत बहुत आभार। हमारी वीर सेन सेवा समिति आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पे पधारें। श्री रघुवीर सिंह जी राठौर साहब, आपसे निवेदन रहेगा कि आप भी मंच पे पधारें। यहाँ की माओ वीर प्रसूता कहा गया है कि जिन्होंने 4-4 पीढ़ियां अपने पुत्रों को, अपने लाल को, अपने जाबाजू को अपने फर्ज पर फना होने का पाठ पढ़ाया, और जब बच्चा पेट में आता है उसी समय उसका पहला फर्ज, पहला दायित्व नेशन प्रथम, राष्ट्र प्रथम, और राष्ट्र के लिए जब जरूरत पड़े तो अपना सीना तान कर गोलियां खाने की परंपरा ये वीरों और सूरों की धरती रही है। पूरे शेखावाटी क्षेत्र में यदि देखें, चाहे कि कोई सा वार रहा हो, 1947 से लेकर 99 तक, कारगिल वार तक देखें तो 3-3, 4-4 पीढ़ियां इस देश पे मर मिटने का जज्बा लेकर पैदा हुई और चौथी पीढ़ी आज देश के लिए काम कर रही है। केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है। ये बात यदि किसी को दिल से कहे, इस वतन से, वतन को महबूब मानने वाले, इस वतन को सब कुछ मानने वाले, परिवार को सेकेंडरी मानने वाले, अपने गांव और परिवार को सेकेंडरी मानने वाला कोई जज्बा है तो एक सैनिक में ही होता है। और मैं समझता हूँ सैनिक तो कभी रिटायर होता ही नहीं है। सैनिक हमेशा इस राष्ट्र को देने की, इस देश को देने की परंपरा से निकलता है और उसी परंपरा में वो समा जाता है, उन फिजाओं में समा जाता है, हम सबको प्रेरणापुंज के रूप में सदैव प्रेरित करता रहता है। हमारे बीच में श्री गिरिराज सिंह जी खंडेला प्रधान है, खंडेला पंचायत समिति, आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पे पधारें। एक बार प्रधान बीच में हम सब के हार्दिल अजीज और आज की इस कार्यक्रम की आन बान शान के रूप में आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजूर पधारेंगे। तब तक मैं संस्कृत उद्बोधन के लिए भागीर जी मूड से निवेदन करूंगा कि आप पधारें। भागीर जी मूड मंच पे पधारें और संक्षिप्त हमको उद्बोधित करें। श्री भागीर जी मूड। मेलिया सातू कटिया सात, सात पुत्रण मेलिया सातू कटिया सात, और दे तो मेल की माँ ईसा से नाथ। यहाँ पढ़ते थे, कर्नल सूरजपाल सिंह जी हमारे विद्यालय में आते थे, मोटिवेशन दिया करते थे, और तब हमें यह एहसास हुआ कि वास्तव में ये समर्थपुरा की धरती क्या है, जिस धरती ने खंडेला थाना क्षेत्र के अंदर शिक्षा विश्वविद्यालय में कार्यरत। साथियों, जब हमें आजादी मिली, न जाने कितनी माताश्री, मैं उनको भी चरण वंदन करता हूं कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपने परिवार को संभाला और इस मुकाम तक लेकर के आई। तो बहुत ही शानदार बात कही कि आजादी बलिदान मांगती है, और निश्चित रूप से आजादी बलिदान, कितने शीश कटाए, कितने मुंड कटाए, रण में लड़े, और कितनी पीढ़ियों से इस देश पर मिटने की परंपरा समाये। इस परिवार ने बहुत ही नेक काम करके अपने पुरखों का, एक बार तालियों से इन प्रयासों का अभिनंदन होना चाहिए। मैं समझता हूं जिस सड़क से हम गुजरे, जिस रोड और जिस रास्ते से हम गुजरे, हमारा सनातन ये कहता है कि वहां पर हमारा सर झुक जाता है इस मंदिर के सामने। तो देवों के देव ये भी हैं जिनकी वजह से हम होली, दिवाली, तीज, त्योहार, ये सोचकर मेरी नींद उड़ गई कि जो सीमा पर लहू बहा वो मेरी नींद के लिए था। एक बार हम सोचे, कितने फौजी यहाँ पर बैठे हैं, एक बार थोड़े हाथ खड़े करना। ने कहा कि फौजी कभी रिटायर नहीं होता है, फौजी हमेशा कुछ न कुछ राष्ट्र को जब जरूरत होती है
किया है, रक्तदान को महादान कहा गया है। जिन्होंने आज रक्तदान किया है उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। मुकेश जी, अरुण सिंह जी शेखावत जो शहीद के पुत्र हैं, दीपेंद्र सिंह जी, भाग सिंह जी, सुरेश कुमार जी, नाथपुराम जी, उदम सिंह जी, रघुवीर सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, कालू सिंह जी, रोहिताज सिंह जी, बाबूलाल जी जहांगीर, तेज सिंह जी, फतेह सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, जसवंत सिंह जी, राजकुमार, बूटाराम जी, कमलेश कुमार जी, किशनलाल जी, दीप सिंह जी, हरि सिंह जी, भवानी सिंह जी, रघुवीर सिंह जी, सुभाष जी, सीताराम जी, सुभाष चंद्र जी, बंशीधर जी और मोहित सिंह जी, गोपाल सिंह जी, प्रदीप सिंह जी और चित्र सिंह जी। एक बार सबके लिए तालियां हो जाए जिन्होंने आज रक्तदान किया है। रामदेव सिंह जी, पूर्व प्रधान शिवदयाल जी पालीवाल, कर्नल सूरजपाल सिंह जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, आज ये बड़ा सौभाग्य है मैं कि इस पावन अवसर पर इकट्ठा होने का मौका मिला और हमें गौरवान्वित महसूस किया। सबसे पहले तो मैं इस समृद्धपुरा की पावन धरा को नमन करता हूँ कि ये समृद्धपुरा गांव हमारे सबसे पहले शिक्षा और ये देश सेवा के लिए वो सेठ जी श्री कालूराम जी ने बढ़वाई थी। तो यहाँ पर पढ़े हुए सभी विद्यार्थी, यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी भी बैठे हैं, रामदेव सिंह जी, शिवदयाल जी, सभी हम भी पढ़े हैं वहाँ पर। तो शिक्षा और देश सेवा के लिए ये गांव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके हम सब इसको नमन करते हैं इस तरह को, और इस पर पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं स्वागत करता हूँ। और ऐसी वीर प्रसूता माताओं को भी मैं नमन करता हूँ कि ऐसे सूरवीरों को जन्म दिया जिससे आज हमें ऐसा मौका मिला और हमें गौरवान्वित किया। तो मैं इस शहीद परिवार को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। 21वीं सदी आ गई है, हाईटेक गाँव को छोड़कर शहरों में बसे हैं और शिक्षा में बदलाव आया। उसके साथ में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले आज इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, आईबीएसई, उनको दूध पिलाकर बड़ा किया। हमेशा कहते कि चोटी बढ़ेगी, बड़ा होगे, देश के लिए काम आओगे। ये आशीर्वाद निकलता है तो गांव की माँ की निकलता है, और उस माँ का आशीर्वाद लेके जब अपने बेटे सीमाओं पर जाते हैं तो दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद काम करने का काम करते हैं, चाहे उसकी कीमत अपनी जान ही देनी पड़े। अगले वक्ता के रूप में इस गाँव गलियों में पढ़ने वाले और जिनका शहीद की मूर्ति का आज अनावरण होना है। रटे रटाए भाषण तो सब देते हैं, रटे रटाए भाषण तो सब देते हैं। आज से 58 साल पहले सन 1965 के वार के अंदर सियालकोट एरिया के अंदर मैं और शहीद अनिपाल सिंह जी एक ही जगह थे। और अब देखो, मैं तो यही बोलूंगा कि भाई अनिपाल सिंह जी जो थे ना, वो हमारे तीनों में से बहुत मजबूत थे और बलवान थे। हम रात को हमने 10 सितंबर सन 1965 को रात को एक जगह खाना खाया और भाई कुछ अल्कोहल भी लिया उन तीनों ने और अपने अपने मोर्चों पर चले गए। रात को 10:30 बजे इतना बमबार हुआ, एयर अटैक हुआ, तो मिट्टी के अंदर धस गई, मिट्टी के अंदर मुंह रड़ गया, कई साथी खत्म हो गए। अनिपाल सिंह जी ने मोर्चे से बाहर निकल गए। हमने बोला भाई देखो एयर अटैक हो रहा है, आप बाहर मत जाओ। अरे क्या करना, हम जाएंगे बाहर। अनिपाल सिंह बाहर निकल गया, जोड़े में उनके जोड़े के अंदर ग्रेनेड थे, ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड। उन हैंड ग्रेनेडों से पेटेंट टैंक पाकिस्तान को दिए हुए अमेरिका के 9 टैंकों को बर्बाद किया था उसने, 9 टैंकों को। अब देखो एक टैंक में जयसिंह जी हैं, एक टैंक में कितना क्रू होता है, ड्राइवर भी होता है, ऑपरेटर भी होता है, गनर भी होता है और कमांडर भी होता है। 6-7 आदमी होते हैं एक टैंक में, 7। तो देख लो 9 टैंकों में कितने हो गए। अरे उन्होंने 9 टैंक बर्बाद किए अनिपाल सिंह जी ने। आपको मैं बोल करके ये बोलता हूँ कि इतना बलवान, इतना ग्रेड मेरे साथ में कोई नहीं था उस टाइम।
अनफाड़ देश हुआ। 21 सितंबर फौजें सब बंद होगी, वार खत्म होगा। उसके बाद में शास्त्री जी गए जनवरी के अंदर, वहां पर दरबार लिया। शास्त्री जी को एक फौजी था, वो खड़ा हो गया बीच में, तो अधिकारी थे वो, अरे बैठ 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 बैठ। अरे क्यों बैठ जाऊं, मैं तो शास्त्री जी को हकीकत बात बताऊंगा। उसने बोला, देखो प्रधानमंत्री महोदय, हमने जो जमीन यहाँ पर कैप्चर किया है उसमें से अगर आपने वहां जाकर के ताशकंद के अंदर, रशिया में है ताशकंद जगह, तो रशिया के अंदर जाकर के और आप उनको ये पाकिस्तान को वापस नहीं दे रहे जमीन। बोले मैं सुई की नोक के ऊपर जमीन आती वो भी नहीं दूंगा। तो शास्त्री जी का ये आगे स्टेट था, वो सिर्फ हमको आगे बैठे हुए थे नीचे, तो आंख दिख रही थी। शास्त्री जी को जोश आया, एक इंच भी जगह नहीं दूंगा। तो शास्त्री जी का यहाँ तो ऊपर आ गया, इस स्टेज के ऊपर, इतना जोश था उनमें। वहां जाकर के अमेरिका का राष्ट्रपति था उस टाइम किसिंजर, उस किसिंजर ने और फ्रांस के राष्ट्रपति ने और चीन के राष्ट्रपति ने, तीनों ने भींच करके और उनके साइन ले लिए, समझौते के ऊपर साइन ले लिए, भाई जहां जिसकी फौज थी वहां वापस दो। तो ये वो एरिया पाकिस्तान का हमने जो कैप्चर किया हुआ था सन 1965 के अंदर, सियालकोट का और लाहौर का। तो लाहौर डिस्ट्रिक्ट में पूरा पंजाब के अंदर मिल गया था, ये मान लो पंजाब से कुछ किया था फौजों ने। और ये सियालकोट है, ये J&K के बॉर्डर पर लगता है। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है ना, उनकी जमीन पूरी कैप्चर कर ली थी हिंदुस्तान ने। तो वो जमीन वापस गई। तो आपको सबको मालूम है शास्त्री जी हार्ट अटैक से खत्म हुए थे, क्योंकि उन्होंने बीच करके और समझौते पर साइन करवा लिया। साइन कर दिया तो रात को खत्म हो गए। तो 25 जनवरी या 26 जनवरी को उनकी लाश आ गई थी, और 21 जनवरी को वो एरिया सब खाली कर दिया था हम लोगों ने। जब मैं 21 जनवरी फरवरी में आया था मैं यहाँ, तो हमारे कमांडिंग अफसर ने बोला कि भाई आप गांव जाओ, उनकी ये ड्रेस लेकर के जाओ, उनके कपड़े लेकर के जाओ। तो मैं बोला भाई उनके परिवार का है मगन सिंह जी नाम, बोले नहीं परिवार का कोई नहीं भेजेंगे, इनकार कर दिया। मगन सिंह तो आया नहीं, मैं आया, उनकी ड्रेस लेकर के आया और उनके मेडल सब लेकर के आया था मैं। इंदर सिंह जी बाबा जी के पास में आया मैं, तगत जी बाबा जी भी थे उस टाइम। तगत जी बाबा जी, मैं और इंदर सिंह जी तीनों जाकर के मोहन सिंह जी बाबा जी को उनकी ड्रेस दिया और वो उनका सामान बांध दिया। तो मोहन जी बाबा जी तो रोने लग गए, मैं भी रोने लग गया। तो मेरा वापस आना मुश्किल हो गया वहां से। मतलब मोहन जी बाबा जी इतने मूर्छित हो गए कि मेरा वापस आना मुश्किल हो गया कोटड़ी के अंदर से। तो आप ये भाषण तो सब देते, लेकिन आप ये मान लो कि मैं तो जिंदा हूँ अभी तक। आज से 58 साल पहले की बात है, 58 साल पहले, तो मैं जिंदा हूँ है। तो मेरे सामने जो हुआ, मैं यही बोलता हूँ कि हे इंद्रदेव, ऐसी मुसीबत किसी को भी नहीं देना। इतनी मुसीबत उस टाइम 65 के ऑपरेशन में सितंबर के अंदर, इतनी मुसीबत किसी को नहीं देना। तो ये तो आंखों देखी मेरी बात वो है, आंखों देखी। और अब जो भाषण तो सभी देना जानते हैं, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, वो बिल्कुल आंखों देखी बात बोल रहा हूँ। तो ये भाई साहब थे ना, मेरे से 12 महीने सीनियर थे मेरे से, और मगन सिंह में एक साथ के थे। और भाई ये आपने महेश जी तो बहुत बात के, भाई रामदेव जी बहुत बात के, लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं सन 1965 के अंदर सियालकोट एरिया में था और 14 नंबर डिवीजन में था। मेरे से आगे की तरफ 26 नंबर डिवीजन था, वो कानून चले गए थे सबके। पाकिस्तान का पूरा मतलब सियालकोट एरिया तो पूरा हिंदुस्तान ने कैप्चर कर लिया था, और लाहौर का एरिया वो भी हिंदुस्तान ने कैप्चर कर लिया था। तो ये मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई अनपवार सिंह जी तो थे ना,
वो बहुत ही दिलेर से दिलेर, बोलने के बाद भी, इनकार करने के बाद भी बाहर निकल गए, मोर्चे से बाहर निकल गए। हमने इनकार कर दिया, भाई एयर अटैक हो रहा है, बाहर मत जा। अरे जाओ यारो, बाहर निकल गया। बाहर निकल करके वो टैंकों को बर्बाद करा, तो वो भागते हुए एयर का सेलिंग घोड़ा लगा और वो भ्रष्ट हो गया। ये 10 सितंबर की बात है, रात की, और 16 सितंबर को लड़ाई बंद होगी। ठीक है, बात इसलिए कह रहा हूं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, अनंगपाल सिंह का नाम रहेगा। और विशेष रूप से जो बच्चियां बैठी हुई है, आपके मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने अभी इस समय आपके लिए भी दरवाजे खोले, ऑफिसर्स बन रही है। और इस गांव की जो बहू है, आप सब परिचित होंगे उनसे, तो आजकल फाइटर प्लेन उड़ा रही है। आप उस जज्बे को बना के रखें और यहाँ से जब जाएं तो शहीद को नमन करके जाएं, इस बात का प्रण करके जाएं कि जैसा नाम मूर्तियां लगी है उनकी प्रेरणा पुंज है, वो हमारे बीच में हम सबको प्रेरित करते रहते हैं। बिना वक्त गवाए अगले वक्ता के रूप में चंद पल इस वीर भूमि समृतपुरा की धरती को भी नमन करता हूं, जो ऐसे वीर शहीद हुए हैं। आज के कार्यक्रम में पधारे सम्माननीय जगदीप सिंह साहब मुंडरू, हमारे पहले डिपार्टमेंट में रहे हुए रामदेव सिंह साहब, और पूर्व प्रधान पालीवाल साहब, रघुवीर सिंह जी राठौर साहब, करण सिंह जी, सूरजपाल सिंह जी, एवं पधारे हुए इस वीर भूमि के माताएं, पधारे सभी महानुभाव, आप सभी को मैं इस समृतपुरा की धरती पर एक बार नमन करता हूं। सबसे पहले तो मैं जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ऐसे वीर पुरुष का आज जो सम्मान में कार्यक्रम रखा, बहुत ही सुंदर भव्य आयोजन रखा, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, जो अभी अनंगपाल सिंह जी के जो साथी बता रहे थे, उस समय इतना गर्व महसूस हो रहा था, अपन सभी अपने आप को इतने गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि ऐसे सपूत अपने समृतपुरा में हुए, तो सुन के एक भावना जागृत होती है। और जो इन्होंने उनके बारे में वृत्तांत बताया, ये सुन के आप अंदाज लगा सकते हैं कि 58 साल पहले की जो बात बता रहे थे, आज उनके दिमाग में उनके प्रति कितना प्रेम और कितना स्नेह था, यह आप देखिए। और यही एक कारण था इस देश का, पहले देश का जो भारतवासी था वो अपने और अपने परिवार की नहीं, उस देश के लिए सोचता था और देश के लिए जान दे देता था। यही इस राजस्थान की, भारत की भूमि की विशेषता थी। पहले आदमी अपने गांव के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए मर मिटता था, और इसीलिए आज इस भारत देश को और राजस्थान की जनता को, इस वीर भूमि को और इस समृतपुरा की भूमि को आज नमन कर रहे हैं, जो आज अपने अंदर एक सबसे बड़ी कमी आई है। हालांकि अपन शिक्षा तो खूब ले रहे हैं, पढ़ने में कोई एमए कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, लेकिन जो देश के प्रति एक समर्पित भावना होती है, वो आज अपने अंदर खत्म होती जा रही है। और ये एक देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। ताकि स्वार्थी सबके अंदर होता है, जब भी आदमी पैदा होता है तो स्वार्थी होता है, ये बात सत्य है। लेकिन आज इतना स्वार्थ हो गया कि अपन पहले देश की, राज्य की सोचते, गांव की सोचते,
परिवार की सोचते, लेकिन ये सोचते सोचते आज अपन सिर्फ अपनी सोचने लगे और ये जो स्वार्थ आया है ये अपने देश के लिए खतरनाक है। इसलिए जब भी कहीं देश की बात आए, जब भी कहीं देश की राज्य की बात आए, तो उसमें व्यक्ति को अपना स्वार्थ त्याग के और सबसे पहले जाति पाति पार्टियां ये सब बात की बात है, सबसे पहले अपना देश और उसके लिए समर्पित होने की भावना रखें। ये भावना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी मैं यहाँ कोई ज्यादा भाषण भी नहीं देने आया, अभी हमारे बहुत वक्ता भी बैठे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा पार्टियां इसको सबको गौण करते हुए अपने देश के लिए समर्पित होने की भावना रखें और यही आज इनसे प्रेरणा ले जो अनंत पाल सिंह जी ने कैसे कर रहे। आप देखिए जिस व्यक्ति ने ये बता रहे थे, आप उनकी भावना देखिए, इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है अपने लिए। तो मैं जो नवयुग हैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों से प्रेरणा लें और ज्यादा से ज्यादा देशभक्ति का, और स्कूलों में जो टीचर है मैं तो उनसे भी कहना चाहूंगा कि ये जो आज की शिक्षा है ठीक है, अपन पेट भर सकते हैं, लेकिन इस शिक्षा में थोड़े देश के प्रति ये अवश्य पैदा करें। मैं ज्यादा नहीं कहकर इतना ही कहना चाहूंगा, एक नारा लगाऊंगा, अनंत पाल सिंह, अनंत पाल सिंह अमर रहे, अनंत पाल सिंह अमर रहे। निश्चित रूप से वंदनीय है और आप भी हमारे लिए पूजनीय है कि उस स्थिति को याद करते हुए आज आप पूरी बायोग्राफी आपने बना रखी है, और शायद मैं पहले आता तो पूरा लिखता इसके बारे में, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, अपने सी है, लेकिन जो प्यार और मोहब्बत जो आपने दिल में अपने साथी के प्रति रखे, लिए शानदार तालियां हो जाए कि गाँव में जो प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर जो आप इस मंच पे हमको सुनाया पढ़ाया, मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि बहुत ही कुछ ही पलों बाद में हमारे आज के इस कार्यक्रम के ऑनरेबल गेस्ट हमारे बीच में होंगे। उससे पहले इधर से आवाज बहुत कम आ रही है जब मैं नारे बोल रहा हूँ, अब एक बार तालियां बजा दिए शानदार। जिस जगह हम बैठे हैं उस पावन स्थली को नमन करते हुए, अमर शहीद अनंत पाल सिंह शेखावत की शहादत को नमन करते हुए, उनके पावन शहादत को नमन करते हुए, जिस मकसद से वो आए, जिस घर में आए, जो जीवन लेकर आए, लेकिन इतिहास में अपने जो नाम है वो स्वर्ण अक्षरों में लिख गए। बहादुरी कोई उम्र की मोहताज नहीं होती है, बहादुरी किसी ताकत की मोहताज नहीं होती है। हमने बहुत सारे युद्धों में देखा हुआ है कि 25-25 साल के लड़के अरुण छत्रपाल परमवीर की यदि याद करें, जिसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई, ट्रेनिंग पूरी हुई वो युद्ध में गया, जिसने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को फुटबॉल की तरह उड़ा दिया। जिन्होंने ये नहीं सोचा कि जिसकी शादी नहीं हुई ही, जिसकी घर पे शादी की तैयारी हो रही है, मंगल गीत गाए जा रहे हो, उन्होंने कभी नहीं सोचा अपना राष्ट्र, जिन्होंने राष्ट्र को वर्ण किया, इस वतन को महबूब बनाया, प्रेम इस वतन से किया, उन पीढ़ियों को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए अगले वक्ता के रूप में हमारे अतिथि पधारे, उससे पहले साहब मंच पे पधारे। कर्नल अजय शर्मा साहब भारतीय सेना से जुड़े रहे हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि आप पधारें और हमको संक्षिप्त दूर करें। कर्नल अजय शर्मा साहब सोल्जर बोर्ड के डायरेक्टर भी हैं, एक बार तालियों से कर्नल साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें सोल्जर बोर्ड के डायरेक्टर साहब का। श्रीमती डाक कंवर जी का परिवार, उनके पौत्र श्री अरुण जी, कर्नल सूरजपाल जी और मंच पर बैठे हुए सभी गणमान्य जन और आज की सभा में आप सब उपस्थित सम्मानजनक अतिथि, मैं कर्नल अजय शर्मा, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी नीलका थाना, 1 दिसंबर से वहाँ पर काम कर रहा हूँ और मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ये मौका मिला है। मैं आप सब से यही निवेदन करूँगा कि जितने भी सैनिक यहाँ पर हैं, अगर उनकी
चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। भीख ममता की, प्यार की गंगा की, जो चिट्ठी आती है
साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आंखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिना आंगन सूना सूना है। समय से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। सिंह जी शेखावत ने अपनी प्राणों की आहुति देकर भारत माँ को विजयश्री का उपहार दिया है। और ये संयोग ही है कि इन तीनों युद्धों में माँ भारती को विजयश्री प्राप्त हुई है, 1965, 71 और 91 में। दादोसा के लिए 12वीं शताब्दी का आला खंड में लिखी पंक्तियाँ सही साबित करते हुए, जिसमें लिखा है 12 वर्ष कुकर दिए 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 जीवे। दादोसा आनंदपाल सिंह जी ने अपनी शौर्य गाथा 1965 के युद्ध में रची, वो भी पाकिस्तान के घर में जाकर ऊपर से एयर स्ट्राइक और नीचे दादोसा एक थैले में ग्रेनेड से लेके पैटर्न टैंकों को ऐसे उड़ा रहे हैं मानो जैसे रणचंडी ने रण रचा हो, और अपना पुत्र बनाकर दादोसा आनंदपाल सिंह जी को भेजा हो। ग्रेनेड का थैला हाथ में है और टैंक पर से टैंक उड़ाए जा रहे हैं। इस अलौकिक गाथा को सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी वीरता की कहानियां रची हैं हमारे दादोसा हुकुम ने। मैं पुनः आप सभी का समृतपुरा की पावन धरती पर, जिन्होंने 5 शहीद पुत्रों को जन्म दिया है, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और एक आह्वान भी करना चाहूँगा आपसे कि इस समारोह की एक कड़ी रक्तदान शिविर भी है, जिससे आप जीवनदान प्रदान करते हैं। तो सभी युवा और समक्ष बैठे सभी विद्वानों से मैं आग्रह करूंगा कि रक्तदान शिविर में भी बढ़ चढ़कर भाग लें। धन्यवाद। भारत माता की। कि छतरी के भांति हमेशा वो लड़ते रहे और उन्हें शहादत दी राष्ट्र के लिए। सूर्यम तेजो धरती दाक्षम युद्धे चापे पलायनम दानवेश पे भावत से छात्रम करम स्वभावजम। सागर अली पारिक साहब। आदरणीय बाजोर साहब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लोकप्रिय प्रधान गिरिराज सिंह जी श्री, आज के कार्यक्रम में जो हमारी वीरांगना है 1965 में जिन्होंने अपना सुहाग खोया, दाग कंवर और 2 वीरांगनाएं और बैठी हुई हैं। 1999 में आतंकवादी गतिविधियों में शहीद हुए विजय सिंह की धर्मपत्नी सज्जन कंवर और आतंकवादियों से लोहा हुए दाग में विजेंद्र सिंह की पत्नी कंवर और हमारे परम मित्र आदरणीय कर्नल सुरजपाल सिंह जी जो हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कमलेश जी कालीरावणा जो हर कार्यक्रम में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी उनकी होती है और उसमें वो 100% कामयाब होते हैं। हमारे बीच में आदरणीय रामदेव सिंह जी खैरवा यही विद्यालय के छात्र हैं। शिवदयाल जी पालीवाल भी इसी विद्यालय के छात्र हैं। संग्राम सिंह जी, महेशकांत सिंह जी, उसमें खैरवा साहब और तमाम गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। और इस कार्यक्रम के आयोजक 58 साल का कार्यकाल बहुत होता है, तीसरी पीढ़ी में पहुंच गए, उसमें भी कनिष्ठ पुत्र हैं
अरुण सिंह शेखावत। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। कितना कार्य सफल आयोजन उन्होंने किया है, उसके लिए वो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। 1943 में 27 अप्रैल को अनंगपाल सिंह जी मोहन सिंह जी के यहाँ चौथी संतान के रूप में जन्म लिए। मोहन सिंह जी मानगाड़ जो जफर महाराजा की सेना होती थी उसके सैनिक थे। उसके बाद देश आज़ाद हुआ और भारत की सेनाओं का पुनर्गठन हुआ, तब जो कर्नल करीपा जनरल पहले जनरल थे उस्ताद सिंह जी चौथे पुत्र थे। 19 साल की उम्र में सेना में गए और 20 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। जब वो उनका वीर गति को प्राप्त हुए तब 1 साल का उनका पुत्र था। अचानक वो 8 दिन की छुट्टी आए हुए थे। पाकिस्तान ने ये सोच करके कि लाल बहादुर शास्त्री कमजोर प्रधानमंत्री है, उन्होंने भारत पर हमला बोल दिया। अचानक उस जमाने में संचार के साधन कम होते थे, एक टेलीग्राम आता है और रिकॉल होता है कि अनंगपाल सिंह जी आपको तत्काल में है। नागों का फल को चुनने के लिए तो मैं जा रहा हूँ और तत्काल बगैर देर किए वो पहुँच गए। जाते ही उस सेना में जो उस समय सबसे तगड़े रिक्रूट होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैटर्न टंक थे अमेरिका के, उनका कोई तोड़ नहीं था एयर स्ट्राइक। उनको ग्रेनेडियर हाथ से बम फेंक करके ही ग्रेनेड फेंक कर ही तोड़ सकता था और कोई उपाय नहीं था। तो उसमें जो सबसे तेज तर्रार थे, जो भी जाता था निश्चित है कि उसको जिंदा नहीं लौटना। सर पर कफन बांध करके ही ग्रेनेड के ऊपर ग्रेनेड से पैटर्न टैंक के हमला बोलना। अनंगपाल सिंह जी को पूरा पता था कि हमको भारत माता के लिए शहीद होना। उन्होंने 9 पैटर्न टैंक पर हमला बोल करके 9 पैटर्न टैंक डिस्ट्रॉय किए। उसमें 81 लोग थे, कितने मरे कितने हताहत हुए ये तो नहीं मालूम। फिर अचानक एक दिन एक घासीराम जी झाझड़िया उनके साथ थे, वो गांव में आए। गांव में बहुत मातम था, दाव कंवर का सुहाग गुजर गया, नन्हे मुन्ने 1 साल के पूर्ण सिंह अनाथ हो गए। लेकिन समृद्धपुरा की धरती एक हाथ ऊंची उठ गई। उसके बाद लगाए और ये जो आपने बाउंड्री वॉल देखे हैं इसकी संरचना की। उसके बाद में आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजोर, जिनको मैं सीकर जिला का मोदी कहता हूँ। मोदी इसलिए कहता हूँ कि आपने भी नरेंद्र मोदी की तरह रिंगस में खड़े होकर के चाय बेची है। क्यों? उसके बाद में गांव की राजनीति में जब भाग लिए तो आपके पिताजी रोने लगे कि मेरा बेटा नालायक निकल गया। ये पंडित जी के सामने पहली बार, और दोबारा जब आप सरपंच बने, तीसरी बार में आप जब प्रधान बने तब आपके पास पक्का मकान नहीं था। इतने ईमानदार। और जब सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बने तो आपने चारों तरफ शहीदों की पीड़ाएं देखी, तब एक संकल्प लिया कि राजस्थान में या पूरे भारत में कहीं भी शहीद की प्रतिमा, शहीद के परिजन पैसे के अभाव में नहीं बनाते हैं, तो प्रेम सिंह बाजोर अपने पैसे से मूर्तियों के पैसा दे। आज तक उन्होंने 450 से ज्यादा मूर्तियों के पैसे दान कर दिए। 450 के लिए आंकड़े जानता हूँ प्रधान जी। 2000 मूर्तियां और बनेंगी, 2000 मूर्तियों का संकल्प है, लेकिन फिलहाल 450 मूर्ति इन्होंने प्रदान कर दी। इसके लिए आपको धन्यवाद के पास। 1,02,000 किलोमीटर की आपने राजस्थान में पैदल यात्रा की, एक भी शहीद स्मारक को छोड़ा नहीं। उसमें 19 महीने, 1 महीना 19 महीने और 19 महीने से कुछ दिन फालतू लगे। पूरे राजस्थान में जब तक घूमे, परिवार में, रिश्तेदार में कहीं शादी हुई, आपने प्रोग्राम मिस किया। तो ऐसे महापुरुष के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। हमारे शहीद अनंगपाल सिंह जी की मूर्ति आपने प्रदान की। आप सब लोग इतनी संख्या में पहुंचे हैं, तमाम प्रधानगण, सरपंच जी हैं, मंगल जी हैं, भागीरथ भाई साहब हैं और तमाम लोग हैं। इस कड़ी धूप में आप सभी लोगों ने करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हो। मंच पर विराजमान सभी गणमान्य लोग हैं, तमाम जयपुर से आए हैं। हमारे गांव के जितने नवयुवक हैं वो कहीं सर्विस कर रहा हो, आज इस पुण्य धरती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ जरूर पहुँचा है। तो आप सबका सिंह जी, संग्राम सिंह जी, कर्नल सुखपाल सिंह जी, कमलेश जी
इन सबके सम्मान में महेंद्र सिंह जी जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चट्टान से न टकराए, ऐसे ही कुछ चट्टानी इरादों वाले इसी गांव के बेटे अगले वक्ता के रूप में कर्नल सूरजपाल सिंह जी शेखावत पधारे और हम सबको उद्बोधित कर रहे। कर्नल सूरजपाल सिंह जी शेखावत। वही तेजस्वी नावधीरम वही ओम शांति शांति शांति। सबका विकास हो, सबको भगवान सद्बुद्धि दे, सब मिलके चले, सब शांति मांगे। सम्माननीय बड़े भाई श्री प्रेम सिंह जी बाजोर साहब, दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे शाश्वत भामाशाह आदरणीय गिरिराज सिंह जी, रेस्पेक्टेड कर्नल अजय शर्मा, भाई श्री विक्रम सिंह जी, सभी सम्माननीय विशिष्ट अतिथिगण, रामदेव सिंह जी, शिवदयाल सिंह जी, समस्त ग्राम व पंचायत व क्षेत्र के प्यारे भाइयों व बहनों, आप सभी का हम सब हार्दिक स्वागत करते हैं। हमें समृद्धपुरा वीर भूमि पर गर्व है। मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ कह दिया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको दोहराऊं नहीं। यहाँ से सबको विदित है कि इंसान देवता बन जाता है और शहीद सबका होता है, किसी एक जाति धर्म का नहीं होता, वो सबका हो जाता है। एक इसके लिए मेरे को एक कहावत याद आती है, यूनानो मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन गोरी जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि क्या होती है। और मेरा मानना है कि हम सब मिलकर चलें, राष्ट्र को समृद्ध, मजबूत व खुशहाल बनाएं, वो अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि हो। इस देश को बचाने के लिए एक समय था जब 18 वर्ष से ऊपर का पूरे राजस्थान में कोई बच्चा नहीं मिलता था, कारण आतताइयों के हजारों वर्ष के आक्रमण से हमारे सारे शूरवीर मारे गए थे जो जवान थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो वीरांगनाएं, वो वीर माताएं उस 18 साल के बच्चे का तिलक करके और उसको युद्ध के लिए सहज हंसते हंसते विदा करती। क्षत्रियों का दूसरे शब्दों में जो आज इस समाज को बांट रहे हैं, सदियों से बांटा है, जाति पाति ऊंच नीच, कोई एससी कोई एसटी, शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय, वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े जोर दे करके, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। हे परंताप, हे अर्जुन, चारों वर्ण हैं वो सृष्टि की अवस्था है, लेकिन ये गुण और कर्म के अनुसार होते हैं, नहीं कि जन्म के अनुसार। अगर एक शूद्र ब्राह्मण का काम करता है, ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण शूद्र का काम करता है, वो शूद्र है। मनुष्य स्मृति यही बोलती है, वो ये नहीं बोलती कि जन्म जाति को ब्राह्मण होता है या कोई क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय आज तो हर आदमी क्षत्रिय है, यानी हर जाति में है, वो कोई भी जाति हो सकता है, क्षत्रिय है, गोद में है, वो क्षत्रिय है। ब्राह्मण हमारे समाज के शिक्षाविद रहे हैं, शूद्र हैं, उन्होंने चीजें वस्तुएं पैदा की हैं, व्यापार हमें देते रहे हैं। क्षत्रिय हैं, उन्होंने रक्षा की है। जैसे एक आपको बताऊं, मैं जब फौज से छुट्टी आता था तो महतरानी होती थी हमारे घर में, जो झाड़ू लगाने के लिए सब राजपूतों में आती थी, उसको महतरानी माँ बोलते थे। महत यानी बड़ा, रानी यानी बड़ी, रानी यानी रानी, महतरानी सबसे बड़ी रानी। और मैं उनको धो खाता था। मेरे माता जी हमारी और दूसरे जो लेडीज उस टाइम पे होती थी, मेरे को अच्छी तरह याद है, बच्चा था। तो जब दूसरी बड़ी औरतों को वो पाँव लगना बोलते हैं, ऐसे करते हैं, इस तरीके से पाँव लगना बोलते हैं, वो सब उनके पाँव लगती थी। इसको महतरानी जी को कोई भेदभाव नहीं था, पैदा किया गया है भेदभाव अपने स्वार्थों के लिए। और सब समाज एक है, सबको एक रहना चाहिए अगर देश को बचाना है, देश को आगे ले जाना है। समत्वम योग उच्यते,
समानता का नाम ही योग है। बुद्धि युक्त जहाँ पे उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा एक युजस्व योग है कर्म सुकौशल। काम के अंदर चतुरता, डेक्स्टरिटी इन एक्शंस ही योग है। चतुराई से काम करे तो उसमें अच्छाई बुराई दोनों को मिला के चले। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। समाज के अंदर हर तरीके की विषमताएं आती हैं, उनको मिला के चले, नहीं कि आपस में फूट डाल के चले। दूसरा आगे है उसी ये चौथे अध्याय की बात मैं बता रहा हूँ। चौथे अध्याय में आगे है श्रेयान द्रव्य में यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप। जितने भी हम द्रव्य योग करते हैं, हवन यज्ञ ये वो लपेबाजी जो लगाते हैं, उन सबसे श्रेष्ठ होता है ज्ञान यज्ञ। यानी कि द्रव्य यज्ञ से भाई राम का ये सब, लेकिन उससे पहले ज्ञान तो रखिए। आप अच्छा कर रहे हो, बुरा भला कर रहे हो, क्या अपने भाई का बुरा कर रहे हो या अपने देश का बुरा कर रहे हो, उसको सोचे हम पहले होने से पहले। यानी वो जख्म हो गया, जख्मी हो गया, लड़ाई हो गई, थोड़ी देर में उसके प्राण निकले, उससे पहले अपने साथी को बोलता है जब गांव जाते हो तो कहना कतलाना मत, और सिर्फ इतना करना यदि हाल मेरी माँ पूछे तो जलता दीप बुझा दे। इतने पर भी ना समझे तो 2 आंसू छलका देना। यदि हाल मेरी बहना पूछे तो सोनी कलाई दिखला देना। इतने पर भी ना समझे तो राखी तोड़ दिखा देना। यदि हाल मेरी पत्नी पूछे तो मस्तक तुम झुका लेना। इतने पर भी न समझे तो मांग का सिंदूर मिटा देना। यदि हाल मेरे पापा पूछें तो हाथों को सहला देना। इतने पर भी न समझे तो लाठी को दिखा देना। यदि हाल मेरा बेटा पूछे तो उसका सर सहला देना। इतने पर भी न समझे तो सीने से उसको लगा लेना। यदि हाल मेरा भाई पूछे तो खाली राह दिखा देना। इतने पर भी न समझे तो सैनिक धर्म बता देना। रहे शहीद अनंतपाल सिंह, शहीद अनंतपाल सिंह। भारत माता की, भारत माता की। के मुख्य अतिथि, हम सब लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजोर, आदरणीय प्रधान गिरिराज जी, सागरमल जी पारिक, महिपाल जी मकराना, आदरणीय विक्रम सिंह जी मुंडरू, समस्त मंचस्थ बहुत ही सम्मानित प्रबुद्ध राम सिंह जी, अमर शहीद विजय सिंह जी, अमर शहीद विजेंद्र सिंह जी, और बहुत ही श्रद्धेय वंदन के योग्य शहीद वीरांगना दाख कंवर जी, शहीद वीरांगना कंवर देवी जी, शहीद वीरांगना सज्जन कंवर जी, शहीद वीरांगना तंवर कंवर जी, और इसी गांव के इसी माटी में नौछावर हुए रतन सिंह जी, वीरांगना उत्सव कंवर जी, और इस मूर्ति अनावरण समारोह कार्यक्रम में आन बान शान के प्रति ये केसरिया बाना धारण किए हुए आप सभी इस समाज के सम्मानित और वंदन के योग्य मेरे नौजवान साथियों, किसान भाइयों, आदर के योग्य बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों और प्रेस के, मीडिया के, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित बंधुओं को इस मंच के माध्यम से मेरा बहुत बहुत अभिवादन। प्लेन उड़ता है, हवाई जहाज उड़ता है तो उसको लैंड तो करना होता है। राजनीति के आसमान में मैंने बहुत से प्लेन ऐसे देखे हैं जो उड़ते ही रह जाते हैं, कहीं लैंड नहीं कर पाते। और इस राजनीति के आसमान में, सार्वजनिक जीवन में मैंने इस बात को अनुभव किया और आप सब लोगों ने भी बहुत सम्मान के साथ इस बात को माना और जाना कि आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजोर राजस्थान की धरती पे एक ऐसी शख्सियत पैदा हुए जिनका प्लेन
राजनीतिक जीवन में उड़ान भरने के बाद अपने लोगों के बीच बार बार लैंड करता है और अपने लोगों के दिलों को, उनके मनोमस्तिष्क को और उनकी संवेदनाओं को छूता है और वीर शहीदों को सम्मान देने का काम जो ये कर रहे हैं उसका जितना अभिनंदन किया जाए उतना ही कम है। मैंने ये इसलिए प्रयोग किया कि ये लोकतंत्र है और नेताओं के माध्यम से लोगों के भले के काम किए जाते हैं, लेकिन सारे ही तो नहीं, लेकिन बहुत सारे राजनेता बातें करते हैं लेकिन धरातल तक आके जुड़ नहीं पाते, तो अपना जो वो जानते हैं वो लोगों का जीवन बदलने के लिए दे नहीं पाते। और ऐसा विरला उदाहरण इस परिदृश्य में आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजोर का नजर आता है, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करेंगे। दूसरी बात, मैं आपका आभार प्रदर्शित करती हूँ कि आपने मुझे अपनी बात कहने का एक अवसर दिया। मैं राजस्थान भर में किसान की बेहतरी के लिए बीजेपी के माध्यम से जो हो सकता है वो हम करते हैं। मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, आदमी का जीवन बहुत दुर्लभ है और हमारे यहाँ जिस सभ्यता, संस्कृति और जिस परिवेश में हम जीते हैं वहाँ हमारे जन्म के साथ ही संस्कार होते हैं। 16 संस्कार हम जीवन पर्यंत हमारे जीवन की सार्थकता के लिए करते हैं और जब जन्म के संस्कार के, जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के जो संस्कार हैं उसमें जब हम इस संसार से जाते हैं, हमारे रीति रिवाजों में अंतिम संस्कार को हम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करते हैं। और जब एक सैनिक देश की रक्षा करते हुए हम लोगों का जीवन सुरक्षित रहे, सीमाओं की हिफाजत और देश की एकता और अखंडता के लिए जब अपना प्राण दे देता है, जब उसकी बॉडी घर नहीं आती थी, ये बहुत मार्मिक होता है कि उसका बेल्ट, उसकी टोपी हमें सब्र करने के लिए लाकर दी जाती थी, लेकिन व्यवहार में ये दिल पर पत्थर रखने जैसा है कि सब्र करना पड़ता था। आभारी हैं हम देश के युग दृष्टा उस प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जिन्होंने सिर्फ इस देश का एक नेता ही नहीं, एक संवेदनशील नेता बनते हुए और माताओं बहनों की, एक माँ की जो जन्म देती है उसकी पीड़ा और उस पिता की करुणा और उसके साथ उसके जो बहन भाई खेलते हैं, संगी साथी खेलते हैं, उसको सब्र कैसे आए और हमारे जीवन के जो संस्कार हैं वो संस्कार भी पूर्ण रूप से हो, क्योंकि हम गति और मुक्ति में यकीन रखने वाले लोग हैं। जब उसके बाद से ये परंपरा शुरू हुई तो हम लोगों को सब्र भी आना शुरू हुआ, शहादत को अलग अर्थों में सम्मान भी मिला। इसलिए आज इस समृद्धपुरा की धरती पे ऐसे प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी को भी हम बारंबार वंदन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र इस शहीदों के कार्यक्रम में समृद्धपुरा की धरती से उनके प्रति अपना भाव और श्रद्धांजलि भी प्रदर्शित करता है। इस अवसर पर मैं ये निवेदन जरूर करना चाहूंगी, जब शहीद की प्रतिमा का अनावरण हो रहा था, मैंने देखा उनके साथी जिन्होंने हाथ में ये चीटियाँ उठा रखा है, इनकी आंखों में आंसू आए, संवेदना, भावुक ये हुए। ये पल होते हैं, हमें भावुक करके जाते हैं। और जितना मैंने मुझसे पूर्व वक्ताओं को सुना, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से एक शहीद के कार्यक्रम का जो डेकोरम होता है, बहुत ही आपने उसको गौरवान्वित किया है। मैं इस अवसर पर अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि स्वर्गीय यहाँ पे अमर शहीद आनंद पाल जी शेखावत की प्रतिमा अनावरण समारोह में मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला। मैं उपस्थित जन समुदाय से ये आग्रह करती हूँ कि गांव में जितनी भी स्कूलें होती हैं, चाहे वो प्राइवेट शिक्षण संस्थान हो या सरकारी विद्यालय हो, उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक वर्ग से, उनके प्राचार्य, प्रिंसिपल से आप लोग बात करें, एक संवाद करें कि उस गांव की धरती पे जितने शहीद हुए हैं, उन शहीदों की कथाओं को उन बच्चों को मालूम होना चाहिए कि जिस गांव की धरती पे वो शिक्षा ग्रहण करके जा रहे हैं, उनके संस्कारों में
उस शहीद की कहानी, उनके किस्से, उनका इतिहास और उनकी गौरव गाथाओं को भी बताया जाना चाहिए। ये हमारे बच्चों में, हमारे जो आगे चलकर देश का भविष्य बनने वाली पीढ़ी है, उसमें संस्कारों का बीजारोपण करेगी, क्योंकि संस्कार विहीन पीढ़ी किस तरफ जा सकती है, ये हम सब लोगों की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत माननीय मुख्य अतिथि प्रेम सिंह जी बाजोर साहब, अध्यक्षता कर रहे महादेव सिंह जी खंडेला के पुत्र और यहाँ के प्रधान माननीय गिराज सिंह जी, कर्नल सूरजपाल सिंह जी, IPS रामदेव सिंह जी, पूर्व प्रधान शिवदयाल सिंह जी, कार्यक्रम के आयोजक अरुण सिंह जी, माननीय सागरमल जी पारिक साहब, सतराम सिंह जी, पदम सिंह जी, माननीय महिपाल सिंह जी और मैडम गुलेरे जी, सुमन जी, और यहाँ हमारे अनंतपाल सिंह जी के परिवार के सभी सदस्यगण, महिलाओं काफ़ी तादाद में सब लोग बाग इकट्ठा हुए, सबको नमन। और सबसे पहले तो मैं इतनी देर से भाषण सुन रहा हूँ, संग्राम जी मेरे छोटे भाई जैसे है, तो वास्तव में मैंने ये महसूस किया कि सबसे पहले तो इस समृद्धपुरा धरती को नमन, जो उन्होंने ऐसे वीरों को पैदा किया, ऐसे वीरों को जाना, उनके परिवारजनों को नमन। और शहीद अनंतपाल सिंह जी जो इस देश के, इस पूरे देश में इस गांव का नाम रोशन कर गए, समाज का नाम रोशन कर गए, देश का नाम रोशन कर गए, उनको पुनः बहुत बहुत नमन। आज हमारे बीच में माननीय प्रेम सिंह जी बाजोर साहब विराजे हुए हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय गिराज सिंह जी विराजमान है। तो आयोजकों को तो धन्यवाद है ही है, माननीय प्रेम सिंह जी को और गिराज सिंह जी को भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इस मूर्ति अनावरण के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अपना तन मन और धन से पूरा सहयोग किया। और दूसरी बात, मैं जाजड़िया जी की बात सुन रहा था। जाजड़िया जी ने जिस आत्मा से, जिस दिल से उस समय की जो बातें इन्होंने बताई हम सबको, वास्तव में जाजड़िया जी, क्या हमारी भी आंखों में आंसू आ गए कि उनको भी, माननीय जाजड़िया जी को भी नमन कि वो आज इस अनंतपाल सिंह जी के इस मूर्ति अनावरण प्रोग्राम के अंदर खुद रूबरू यहाँ पधारे। उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। प्रेम सिंह साहब कई बार स्कूल टाइम से आज तक छात्र राजनीति के अंदर भी भाग लिया। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर मैंने पढ़ाई ठीक तरीके से की, BSc एजी की, MA इकोनॉमिक्स की, RS में रिटर्न भी पास किया, थानादार बनना नहीं चाहते थे और चलते चलते राजनीति में आ गए। सर मैं ये कि शुरू में इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुत से लोग राजपूत समाज से नाराजगी व्यक्त करते हैं। पर मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय समाज से बिलोंग करता हूं और सबसे बड़ा क्षत्रिय वो ये जो समाज के सब लोगों को क्षय से बचाए, पूरी ईमानदारी से अपना धर्म का पालन करे, सही मानों में वही जिसमें किसी भी प्रकार की जात पात का भेदभाव नहीं। और ये गुण ईमानदारी से मैंने सभी लोगों में, बहुत अच्छे आदमी है, जाजड़िया जी यहाँ विराजमान है। इस देश के अंदर राज समाज ने इस फौज के अंदर अपना जो योगदान दिया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। अब जाके समाज के अंदर हम एक्सेप्टेबल हो गए कि लोग बाग हमारे को भी एक्सेप्ट करने लगे। पर सामाजिक रूप से जो और लोगों का
क्षेत्र के अंदर बढ़ावा हो रहा है। हमारे समाज के लोग अभी भी काफी पिछड़े हुए। आज आवश्यकता प्रेम सिंह जी इस बात की है कि हमारे को शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ध्यान देना चाहिए, रोजगार के क्षेत्र के अंदर निश्चित तौर से ध्यान देना चाहिए, और अनंतपाल सिंह जी जैसे व्यक्ति से प्रेरणा लेकर के कि देश की सेवाओं के अंदर जाने के लिए तत्पर होना चाहिए। तो आज मैं ज्यादा लंबा थोड़ा प्रेम सिंह साहब कर देंगे, आज ज्यादा लंबा थोड़ा भाषण में दे करके अनंतपाल सिंह जी के बारे के अंदर तो ये प्रोग्राम पापा का था, लेकिन उनका कोई प्रोग्राम सूरत में हो गया कोई शादी के संबंध में, तो मैं उनकी जगह आया हूँ। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि इस तरह के प्रोग्राम के अंदर मैं भी अपना एक तरीके से मेरी हाजिरी लगा सका। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारे वशिष्ठ और मुख्य अतिथि प्रेम सिंह जी बादौर साहब, उमन जी, रामदेव सिंह जी, शिवदयाल जी और समस्त गांव के प्रबुद्धजन, माताओं, बहनों, युवा साथियों, अनंतपाल सिंह जी अमर शहीद, जैसे सागर जी ने बताया कि उनका जन्म 1943 के अंदर हुआ था। शायद मैं समझता हूं कि आज के दिन वो शायद 80 साल के हो गए होंगे। मेरे पापा की भी उम्र 80 साल की है लगभग। जो जिस परिस्थिति में श्रीमती डाक कंवर जी इन 58 सालों में रही हैं, उनका परिवार रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत में रहे हैं। 1965 के अंदर उस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए अनंतपाल साहब। आप ये सोच सकते हैं कि 1965 के अंदर गांव के अंदर क्या स्थिति रही होगी। 1965 के समय में फौज के अंदर भर्ती होना, फौज के अंदर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्वाभिमान का काम हुआ करता था। देश की सेवा करने का जज्बा हुआ करता था। मैं स्कूल में था तो हमें स्कूल के टूर में बीकानेर ले जाया जाता था, जयपुर ले जाया जाता था। तो जितने भी बड़े राजघराने थे तो उनमें एक चर्चा का विषय यही रहता था कि इन्होंने ये दूसरे विश्व युद्ध के अंदर अपनी जान दी, वहाँ लड़ाई की, युद्ध लड़ा, आज़ादी में युद्ध लड़ा। जयपुर के अंदर भवानी सिंह जी ने फौज में रहे। और इस राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप सब जानते ही हैं, राणा जी का उदयपुर आज भी राणा जी के नाम से जाना जाता है। हमारे देश की और खास तौर पे राजस्थान की हमेशा ये परिपाटी रही है कि देश भावना सबसे ज्यादा कहीं पे देखी जाए तो राजस्थान में रही है। आज हम यहाँ बैठ के जो भाषण दे रहे हैं और जिनके कम से जितनी भी बोला जाए उतनी कम है ये बातें, सब आनंदपाल जैसे, बाबू साहब जैसे लोगों की वजह से आज हम इस प्रजातंत्र को बचा के बैठे हैं। आज जितने भी हम यहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं या कहीं और दूसरी जगह बातें कर रहे हैं, लाल किले पे बातें कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, इस देश की सेवा का जो हमें बोलते हैं कि हमें मौका दिया है आप लोगों ने, ये इनके बगैर का कभी भी पूरा नहीं हो सकता। मैं अपनी तरफ से और इस खंडेला की जनता की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी प्रकार का कोई मेरे लायक काम हो तो आप मुझे जरूर याद कीजिए। समर्थपुरा और दुलेपुरा में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों ही मेरे गांव हैं और मुझे परिवार की तरह आप सब लोग रखते हो। इसी आशा के साथ मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबने मिलकर अपनी अपनी बात रखी, अनंतपाल साहब का जीवन बताया, हमारे युवाओं के लिए, बहनों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में है कि हम आगे चल के जो इनके स्वभाव में बलिदान की भावना थी
वो हम सब अपने जीवन में भी रखें। बलिदान हमेशा कोई जीवन त्याग करके ही नहीं दिया जाता, बलिदान के कई रूप हुआ करते हैं। आप सभी माताओं बहनों का सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब आपके युवा विचारों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और निश्चित रूप से शहादत, राष्ट्र रक्षा, अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन जाबाजों को याद करने का दिन, उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण। अगले वक्ता के रूप में मंच पर उपस्थित हम सबके सुपरिचित श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह जी बगाना पधारे। माता की, भारत माता की, भारत माता की। अरे कई देर रुकी गए, भारत माता की जय बोल रहा हूँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अमर शहीद अनंतपाल सिंह जी अमर रहे, अमर शहीद अनंतपाल सिंह जी अमर रहे। सम्मानित मंच, माताएं बहनें, खंडेला की धरती विराजमान सभी गणमान्य व्यक्तियों को नमन करते हुए आज अमर शहीद अनंतपाल सिंह शेखावत के यहाँ पर उनकी मूर्ति अनावरण में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे खुद लेट हो गया था, पर 10 बजे प्रोग्राम है। आप सब लोग आई के वो चाहूँ एक चीज जो कि अब हो रही है, जो कई साल पहले होनी चाहिए। अपने बीच में विराजमान है सौभाग्यशाली आप जो अपना बड़ा भाई का तौर पर, अपने काका बाबा के तौर पर प्रेम सिंह जी बाजोड़ ज्ञान का विराजमान है, जैसे इतिहास में पांचों एक नया रूप स्थापित करे हैं। नहीं तो हम सही दिया तो कई साल हो गया, आप लोगों का ध्यान है। हाँ की मूर्ति आप लाग रही है और चेतना कोई लापरवाह आदमी है तो मैं नमन कर बोलता हूँ प्रेम सिंह जी ने कि ये आदमी करोड़ों रुपया घर कोई को लगावे, खुद का घर का भी मूर्ति को लगाए सरकार। 36 कौम का सही दियोड़ा की पूरा राजस्थान का आदमी की एक मूर्ति लगवाई है, मैं नमन करना चाहूँ। और यहाँ की यहाँ का मुंडा पर कोई मगर ज्यादा कोई यहाँ को पक्षम वाली बात कोई झका आदमी की बढ़ाई करवा जानो काम हुए, देखिए बढ़ाई में सराहना चीज है और बिना बकायदा एप्रिशिएट करना चीज है, तो वो काम बढ़ चढ़ करे और यहाँ काम आप लोग कर रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं तो लेट ज्यादा हो गया फिर भी पिछला बार मारे 5-7 दिन पहले जयपुर में काम पड़े, पहली बार ही मगर कोई मारे छोटा भाई है, आपका ज्यादा ही अनन्य में फॉलोवर है। देखियो प्रेम सिंह बाबू साहब फोन करो मगे मत फोन करो कि बाबू कोई गाड़ी की डिमांड करो, मैं कोई वहां डेली खड़े हो जयपुर। तो प्रेम सिंह जी ने बकायदा बोला कि मेरी तरफ से 10-15 जो भी गाड़ियां होगी महिपाल सिंह आएगी, इनके भांजे भतीजे आए थे 5-7 घर। बोलना चाह रहा हूँ हर जगह इस इतिहास को, जो भूले पिछले इतिहास को, ये कहीं ना कहीं अपनी जो व्यवस्था है जो खंड हो गई थी, कहीं ना कहीं जो शहीद सालों पहले शहीद हो गए थे उनको जो सम्मान बहुत साल पहले मिलना चाहिए था, वो अगर हमारे पास शहीद अमर शहीदों को धन्यवाद, इनको जितना भी दे धन्यवाद कम है, क्योंकि इनके कारण से हम सुरक्षित है। आप और मैं जो हर दिन बकवास कर रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ या कुछ कर रहे हैं, और हम अगर खुद को पाकिस्तान, चाइना आका दांत खाता कर बड़ा यही लोग हैं, और आज भी फिर अपन ध्यान नहीं बोली बॉर्डर पर मरिया की ताक है। तो इन लोगों को सख्त नमन है और बारंबार नमन है। आप जैसे ये प्रोग्राम आपने यहाँ करवाया, प्रेम सिंह जी ये प्रोग्राम पूरे प्रदेश में करवा रहे हैं, और मैं इनको भी नमन करना चाह रहा हूँ। मंच पे प्रधान साहब है, हमारे कर्नल साहब है, मेजर साहब है, विक्रम सिंह जी है, डॉक्टर साहब विराजमान है। मैं सबको बहुत बहुत बारंबार नमन करते हुए मैं इतना ही बोलूंगा, अमर शहीदों की जो गाथाएं हैं इनको हमें याद रखना चाहिए, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने नौजवानों को हमेशा इंस्पायर करते रहना चाहिए। एक बहुत बड़ा जज्बा है, आप दूसरे देशों अपन भी को लेना चाहिए कि दूसरा खाइए, अपन हम खाएंगे देश खातिर लड़ जाए, आप ही कर ले, हाँ लड़ते हो लोग खाइए। इजराइल ज्ञान का छोटा सा देख आप उनसे आप सीखो कि देश भक्ति का जज्बा क्या है, और जो अपने देश के लिए माटी के लिए मरता है कहीं उसको भक्ति की जरूरत नहीं है, सीधा वैकुंठ धाम जाता है। ये भगवान श्री राम ने कहा है, ये गीता में लिखा है, ये अपने को तय कर रहे हैं कि लड़के अपने देश के लिए और अपने इस माटी के लिए, अपने सम्मान के लिए ये बढ़ेगा अपना मातो को घटाए हो।
झुंझार भूमिया था हर गांव में हर घर में ला जावे पे सीधा अगर पे झुंझार भूमिया अगर भगवान को रूप है तो वो आपने ग्रंथ हम लिखड़ो है कि ई देश खातिर ई माटी खातिर ई स्वाभिमान खातिर आ माताएं बहने और अपना धर्म खातिर गाय खातिर जगह में मरे वो पूजनीय तो हुए ही है और सीधो बेकुंड गए। तो अपने नौजवान जितना ही युवा है उन समझने की जरूरत है अपने को अपने देश के लिए जो भी सिविल सर्विसेज से छोड़कर अपने डिफेंस में जाना प्रिपेयर करे और बकायदा अपने यहाँ की तो राजस्थान का नागौर सीकर झुंझुनू हर तीसरा घर को एक सिपाही है, हर तीसरा घर को एक पुलिस में है। तो आपने तो खून में चाहे किसी जाति बिरादरी को चाहे वो फौज में जावे चाहे वो पुलिस में जावे क्योंकि आप देखड़ा और राजपूताना की धरती है सैकड़ा सालों फिर थाका पटका आपा अपना बड़का ये सर कटाया है और आज इतना मोटा नाम थाका है थान देख पर लोग आवे ये राजपूताना ने कोई बारंबार नमस्कार करे तो आप लोगों को वो इतो मोटो पुल प्रताप जो आप लोग करे माता बड़ार वो आज तक काम आ रहे हैं। आप सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी जैकी से जो पूरी कार्यकारिणी जो मन बुलायो मन तो आप अनंतपाल सिंह जी का पोता मन महाराज हॉस्टल का जूनियर है मन फोन करोगे महाराज दादू साहब की मूर्ति को नारायण दादा जरूर आना है तो पक्का मन वो नंबर भी भूल लगा मैं तो पूछता है मैं जो कहां कठिन जानो कठिन कोई जगह में लेट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद जय भारत। शीश झुका के प्रणाम करता हूँ और हमारे गांव में और भी जो शहीद है उनको भी मैं शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। शहीद वीरांगना और शहीद परिवार उनको सबको भी मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हमारे जी आदरणीय रामोतार जी, आदरणीय लामिया जी, आदरणीय पारी साहब, आदरणीय सुमन जी कुलेरी जो राजस्थान किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष है और मंच पे विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरे सामने विराजमान सभी गांव के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चे, मैं जहां भी जाता हूं सब जगह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। ये शहीद जो है ये देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा देवता कोई धरती पे और नहीं है। इतिहास में पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए कि अपना 140 करोड़ का देश है। इस देश में जितने भी मंदिर बने हुए हैं और उन मंदिरों में जितने देवता विराजते हैं उनका आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि एक भी देवता का कोई ऐसा इतिहास नहीं मिलेगा कि उन्होंने कोई देश के लिए जान निछावर की। उनको अपन पूजते आए मंदिरों में देवता बैठे उनको मानते हैं, मानना भी चाहिए। वो भी आपकी और हमारी तरह से मनुष्य थे लेकिन उनको देवता इसलिए पूजते और मानते कि जब जब कोई देश की धरती पे कोई परेशानी आई उस जमाने में उन लोगों ने देश हित में काम किया, इसलिए आज उनको अपने देवताओं के रूप में पूजते हैं। लेकिन शहीद आनंदपाल सिंह जी की मूर्ति का आज जो अनावरण किया, इन्होंने देश के लिए जान निछावर किए, इसलिए ये देवताओं के देवता है। इनसे बड़ा कोई देवता धरती में नहीं। इनको देवताओं के रूप में मानना, देवताओं के रूप में पूजना, जात जरूरा उतारना, खुशी गमी में याद करना, इस धरती पे 36 बिरादरी के जो लोग रहते हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी और सबकी इसलिए ये कोई शहीद अपने परिवार के लिए, जाति के लिए, गांव के लिए नहीं है। इन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर की है, इसलिए सभी लोगों का दायित्व बढ़ता है। आप सब मौजूद लोग यहाँ विराजमान हैं, मैं सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपको गांव में बैठ करके एक तय करना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए कि हमारे यहाँ से जब भी कोई बारात चलेगी तो सबसे पहले दूल्हा शहीद के डोर लगाएगा, उसके बाद में आगे बारात जाएगी। और यही नहीं, दूल्हा दुल्हन लेके वापसी आए तो घर में प्रवेश करने से पहले दूल्हा और दुल्हन शहीद के यहाँ आशीर्वाद ले, उसके बाद में घर में प्रवेश करें। ये इस प्रकार का काम भी आप लोगों को करना चाहिए। और यही नहीं, माता बहने विराजमान है दोनों तरफ,
धर्म के प्रति आस्था इनकी बहुत ज्यादा होती है। आपको मैं विशेष तौर से प्रार्थना करता हूँ कि जब भी कोई गाय भैंस बकरी छोटी मोटी बीमार हो जाए, दूध नहीं दे, तो एक नारियल लेके आना और मन में तय करना कि हमारी ठीक हो जाएगी, दूध देगी, तो ये नारियल हम शहीद को चढ़ाएंगे। यदि आपको फायदा मिले तो चढ़ाना, नहीं मत चढ़ाना। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप प्रयास करना, आपको फायदा मिलेगा। साल में एक बार परीक्षा आती है, सभी अभिभावक विराजमान हैं, सबको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। अब जो बात आपके बीच में रख रहा हूँ ना, ये भाषण नहीं दे रहा हूँ, बहुत बड़ा फायदा उठाया जा सकता है। जब एक बार परीक्षा आई तो परीक्षा के टाइम पे सब माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है और बाद में पेपर देने, परीक्षा देने के लिए जाओ। आजकल के बच्चे, आपको सबको पता है, नंबर बहुत बढ़िया ले रहे हैं, लेकिन ये भी सबको पता है कि धीरे धीरे अपने ओरिजिनल संस्कार है वो भी खोते जा रहे हैं। जो बच्चा शहीद के धोख लगा के स्कूल में परीक्षा देने जाएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि उनके 65% की जगह 95% तो नंबर भी आएंगे और अच्छे संस्कार मिलेंगे। संस्कार जितने हिंदू रहते हैं, जितने बड़े मोहम्मदन भाई इस देश में रहते हैं, जितनी जनसंख्या हिंदुओं की है, उस जनसंख्या के मुताबिक बीमार होकर जो लोग हॉस्पिटलों में भर्ती होते हैं, मैं ये आंकड़ा रख रहा हूँ, सरकारी आंकड़े के माध्यम से बोल रहा हूँ, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकार के पास सबका आंकड़ा होता है। तो हिंदुओं की जितनी जनसंख्या है उसके मुताबिक बीमार होके और हॉस्पिटल में जो भर्ती होते हैं उससे ज्यादा जाते हैं, बीमार ज्यादा होते हैं, दवाई ज्यादा लेते हैं। उसके मुताबिक बीमार होके उनको हॉस्पिटलों में भर्ती होना चाहिए, उससे कम जाते हैं, बीमार कम होते हैं। जबकि सबको पता है हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादातर गांवों में रहते हैं, खुली आब हवा मिलती है, देसी खाना खाते हैं, बीमार होने का कोई कारण ही नहीं बनता, हॉस्पिटल में भर्ती होने का कोई कारण ही नहीं बनता। अपने वो खाना खाते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है क्या खाते हैं। लेकिन आपको निवेदन कर दूं, उसके बावजूद भी वो ज्यादा बीमार होते हैं, वो कम बीमार होते हैं। उसका कारण एक ही है, सब चल रहा है। इसका छोटा सा कारण है, इसको समझने की आवश्यकता है। अपने एक सुबह आस्था चैनल आता है रामदेव बाबा का, आप देखते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं एक बार मेरे कहने से जरूर देखना। एक अपने मोहम्मदन भाई है, वो निवाज पढ़ता है, निवाज अदा करता है, उस टाइम पे उसको बारीकी से देखना कि ये निवाज कैसे पढ़ता है। सेम एक चीज है, वो भी निवाज है, वो भी योगा है, वो भी निवाज है, उसमें कोई अंतर नहीं है, वो भी आसन है। तो मैं आपको निवेदन कर दूं कि आज के 1400 साल पहले पूरे विश्व में निवाज को कोई जानता नहीं था कि निवाज में कोई चीज होती है। लेकिन मोहम्मदन होशियार थे, उनके बुजुर्ग मोहम्मदनों के, उन्होंने इस योगा को हाईजैक करके निवाज का नाम दे दिया और पूरे विश्व में समझाने में कामयाब हो गए। ये अपना धर्म है 5 वक्त की नमाज अदा करना। आज पूरे विश्व में नमाज को पढ़ा जाता है, अदा की जाती है, और उन्होंने धर्म के साथ जोड़ दिया, इसलिए कोई भी चूकता नहीं है। मैं ये निवेदन इसलिए कर रहा हूँ कि आज उनके पूरे विश्व में समाज को फायदा मिल रहा है। दवाई कम लेनी पड़ती है, हॉस्पिटल में कम जाना पड़ता है। जो व्यक्ति सुबह आधी घंटा योगा कर ले, मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, भगवान चाहे उसकी 80 साल उम्र लिखे, लेकिन 100 साल पहले वो नहीं जाएगी। एक बार पसीना निकाल लो, कैसे भी निकालो, खेत में काम करके निकालो तो और ही बढ़िया है, आम का आम गुटली का दाम। तो इसलिए मेरी निवेदन है कि उन्होंने धर्म के साथ जोड़ा, आज विश्व में पूरे समाज को फायदा मिल रहा है। जब तक इन शहीदों को अपन धर्म के साथ नहीं जोड़ेंगे, इस देश का भला नहीं हो सकता। मनुष्य के जीवन में 3 पन्ने होते हैं, एटोमेटिक,
अंकित होता है कि आज इस तारीख को इतनी बजे इतनी मिनट इतनी सेकंड में पैदा हो। एक होता है लास्ट पन्ना। लास्ट पन्ना वो होता है कि मनुष्य धरती पे पैदा होने के बाद उसका जब शुरू कि मनुष्य धरती पे आने के बाद उसने क्या क्या काम किए, जब तक उसका स्वर्गवास हुआ, वो सारी बातें उस बीच के पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होती है। पन्ना ब्रह्मांड में घूमता रहता है और आप इधर 10 इधर 10 संस्कार होता रहता है, लेकिन वहां जो बैठे रहते हैं वो लोग चर्चा करते हैं। फिर आदमी बहुत भला था, गांव में न्याय की बात करता था, लोगों की मदद करता था, उसके जो कर्म किए हुए ना, किसी में कभी शिकायत करता है, कभी उल्टी करता है, कभी सुल्टी करता है। ऐसा आदमी का जब शुरुआत होता है तो परिवार के नाते, गांव के नाते, कड़सी के नाते दाह संस्कार में तो जाना पड़ता है, लेकिन वो दाढ़ी मान के बेअनाज जाए वो चलेगी, वो सारा गांव में दुखी रहा कि उसके कर्म ही ऐसे किए हुए हैं। इसलिए मैं सबको प्रार्थना करता हूं कि ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। अपने किसी की मदद करें तो बहुत अच्छी बात, यदि आप मदद भी नहीं करें तो कम से कम किसी का बुरा नहीं करना। उस बीच बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बनने पे अंकित होता है। सरकार चाहे किसी की भी हो और किसी की भी जाए, किसी की भी आए, लेकिन तो जब पन्ने पलटेंगे ना तो उन पन्नों की वो कमा के खाते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। मैं उनकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। ये जमाना शिक्षा का है। अब जब तक शिक्षा समाज में नहीं होगी, चाहे वो कोई भी समाज हो, देशभक्ति नहीं हो, वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसका उदाहरण आपके बीच में रख रहा हूं, एक जीवता उदाहरण जो मैं खुद गया था वहां। आज के 25 साल पहले मैं पोलैंड कंट्री है जो आजकल यूक्रेन के पास चल रहा है, गंगा जी जूझू के वो पार्टनर है मेरे, आज भी बिजनेस में पार्टनर, वो मेरे साथ थे। हम रात को खाना खा के सो गए। वो मकान की जो मालिकन थी लेडीज, वो सुबह हमारे को अपनी गाड़ी ड्राइविंग खुद करी थी, घुमाने के लिए लेके जा रही थी। हम हाईवे रोड पे चल रहे थे, चलते चलते एक लिंक रोड पे अंदर गई। 4 किलोमीटर के लगभग वो अंदर जाके एक पेट्रोल पंप से तेल लिया और उसी रोड से वापसी आके हाईवे पे चलने लग गई। तो हाईवे पे मैंने एक पेट्रोल पंप देखा, तो मेरे समझ में आई कि मैं ये लेडीज ने सिर्फ तेल लिया और कोई काम नहीं किया। तो मेरे को तो अंग्रेजी आती नहीं। मैंने विनोद जी को कहा, विनोद जी बात करो इस लेडीज से। तो विनोद जी ने उस लेडीज को कहा कि मेरा दोस्त ट्यूशन कर रहा है, जवाब दे, ये पेट्रोल पंप मेन रोड पे तू इतनी अंदर जाके क्यों तेल लिया? उस लेडीज ने क्या कहा, वो सुनने वाली बात। लेडीज ने कहा अंदर जो पेट्रोल पंप है वो हमारी कंट्री का है और ये मेन रोड पे पेट्रोल पंप है ये चाइना का, इसलिए मैंने अंदर जाके तेल लिया। मैंने 20 रुपए की बचे तो हमारी कंट्री को ही बचे, दूसरी जगह नहीं जाए। और इसका उदाहरण देखिए आप, मैं ये घटना 25 साल पहले की बता रहा हूं। उस टाइम पे पोलैंड के हाल ये थे कि वहां खाने के लिए ब्रेड नहीं थी, रोटी तो वहां बनती नहीं है। वो कंट्री अलग बनी थी, ट्राई करती थी, बहुत बुरा हाल का टुकड़ा मिलता था। और वो पोलैंड 25 साल के अंदर हिंदुस्तान के बराबर करेंसी लाके आजाद हुआ था। अमेरिका और हिंदुस्तान की करेंसी बराबर थी। आज अपन कहां खड़े हैं? अमेरिका का 1 रुपया और अपने 84 रुपये। जब बराबर करेंसी थी तो कहां जाके खड़े हो गए। आज अमेरिका का आदमी वहां से लाख रुपए लेके इंडिया में आ जाएगा तो 15-20 दिन, एक महीना, कोई 10 लाख रुपया ले चले जाए अमेरिका घूमने तो भी 10 दिन में आना पड़ेगा, अपना रुपया को बढ़ेगी बैठेगी। तो ये हाल किसने किया इस देश का? जिन्होंने भी किया है। चाहे देश का इतिहास लिखा जाएगा ना तो उनको जनता माफ नहीं करेगी, मैं गारंटी से कह रहा हूं। और मैं मंच के माध्यम से कभी भी कोई पार्टी की बात नहीं करता शहीद के प्रोग्राम में, सिर्फ शहीद की बात करता हूं। दूसरा उदाहरण आपको एक और दे रहा हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यहाँ सेना में खूब लोग हैं, कर्नल साहब तो थे ये भी भाषण देने। सेकेंड वर्ल्ड, ये इतिहास में लिखी हुई बात रख रहा हूं आपके बीच।
सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था, जापान के कंपनी कमांडर थे मेजर साहब, वो अपने तोपे लेके कुछ ही स्थान पे जाना था, मोर्चे पे, एक पुल के ऊपर से उनको गुजरना था, पास में गए तो पुल पास में गांव था, गांव वालों करे गांव वालों साथ दो, नहीं तो अपना देश को बहुत बड़ा खत्म हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। गांव वालों ने कहा मेजर साहब हम तैयार, घात नहीं हो सकता, आप एक आदमी पे एक आदमी सोते जाओ, जैसे ये खड्डा आपसे भरेगा और मैं ये तोपे आपके ऊपर से निकाल लूंगा, आपको तो सबको मरना है, लेकिन ये देश बच जाएगा। गांव वालों का हम तैयार है। लाइन लगा करके धड़ाधड़ उस खड्डे में सोने लगे। एक बच्चा लाइन में लगा हुआ था, मेजर साहब की नजर पड़ी, उसको पूछा तेरी एज क्या है? बोले 13 साल। परिवार में कौन है? बोले मेरी एक माँ है। तो बोले जा माँ की सेवा कर, तेरे को नहीं मरने देंगे। वो बच्चा दौड़ के अपनी माँ के पास गया, माँ को जाके कहा माँ मैं आज देश के काम आना चाहता था, लेकिन तेरे कारण से मौका नहीं मिला। तो माँ ने कहा बेटा मैंने ऐसा क्या कर दिया? उन्होंने बताया कि मैं ऐसे लाइन में लगा हुआ था, मेरे को पूछा परिवार में कौन है, मैंने कहा मेरी माँ। तो बोले जा माँ की सेवा कर। उसकी माँ ने क्या किया वो सुनने वाली बात। उसकी माँ ने उठाया, मुंह में जहर लिया और जहर लेके अपने बेटे को कहा जा बेटा कह दे तेरे मेजर को मेरी माँ दुनिया में नहीं है, जा देश के काम आए, जा देश के लिए शहीद। वो बच्चा भी शहीद हुआ देश के लिए। आज जापान में शानदार स्मारक बना हुआ है। कोई भी राष्ट्र देख जाएगा किसी भी कंट्री का, सबसे पहले शहीद स्मारक पे माथा टेकेगा। शादियां भी वहां करते तो अपनी तरह से नहीं, लड़का लड़की शहीद स्मारक पे गए और वह शहीद को साक्षी मान करके माला डाल दी, वो शादियां बर्नाटबल चलती रहती है। और वो ही नहीं, अमेरिका ने हिराशिमा में परमाणु बम डाला था उस टाइम। वहां अनाज तो आज भी पैदा नहीं होता, लेकिन बच्चे भी लूले लगड़े पैदा होने लगे थे और टूके। इतना बुरा बेहाल हो गया था जापान का। आज वो जापान विश्व में 1 नंबर पे है टेक्नोलॉजी के मामले में, 1 नंबर पे। और वो 1 नंबर पे इसलिए कि वहां कूद कूद के देशभक्ति भरी हुई हर आदमी, जो मैंने अभी बताया 13 साल का बच्चा भी शहीद हुआ। तो जिस देश में देशभक्ति होगी उस देश को कोई नहीं रोक सकता। आप इतने लोग यहाँ विराज रहे हैं, आज विश्व के हालात को बुरी काम पाओगे। इसलिए ये जरूरी है कि कुछ न कुछ काम अपन देश के लिए भी करें, देश के लिए टाइम है। इसका सीधा सीधा है, कोई जरूरी नहीं है कि शहीद होगा, फौज में जाएगा, अधिकारी बनेगा, कोई देश सेवा करेगा। गांव में सरकारों ने रोडें बना दी, पानी का आपको व्यवस्था कर दी, नालियां बना दी। अब मैं आपको बता दूं, गांव में जो नालियां हैं उसको अपन सोचते रहते हैं कि पर्टिकुलर उसी जाति का आदमी आएगा, वही नाली साफ करेगा। ये पॉसिबल नहीं है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। और वो जो नालियों के अंदर पड़ा रहता है तो उसके अंदर ऐसी हालात हो जाते हैं, ऐसे जर्म्स पैदा हो जाते हैं, 3 फीट तक छोटे बच्चों को अटैक करते हैं। और अपन डॉक्टरों के पास इन बच्चों को लिए घूमते रहते हैं। बच्चों को तुम्हें गांव में से उठ के आधे घंटे का टाइम निकालिए, जितनी भी नाली बनी हुई है उनको लकड़ी लेके साफ सफाई कर दी। कोई गांव में कचरा पड़ा है उसको उठा के एक जगह इकट्ठा कर दिया। इससे बड़ी कोई देश सेवा हो ही नहीं सकती। ये भी देश सेवा। किसी के बेटी की शादी है, 2 आदमी गांव के गए, 4 आदमी पातल उठाने लगे, बरातियों को जिमाने लगे। उस लड़की के माता पिता के भी जीवन में आप ऐसा नहीं भूलेंगे। ये भी देश सेवा है। तो जहां जिस मौके पे अपन जिस परिस्थिति में है, वैसे किसी न किसी रूप में देश के अंदर देश सेवा के लिए अपन को कुछ न कुछ करना चाहिए, ताकि अपना देश मजबूत हो। और जिस कंट्री का देश मजबूत होता है तो आपको सबको पता है उसको कोई चीज होती नहीं जो दूसरा आदमी साथ रहा है। मैं हमेशा मंच पे ये भी कहता हूँ, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, जबकि मतलब बीजेपी का आदमी, लेकिन फिर भी ये कह रहा हूँ, ऐसे ये दल की राजनीति अपन करते हैं गाँव में, चाहे कांग्रेस का हो बीजेपी का हो, देश को सक्षम रख सके, मजबूत रख सके, ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए। अपन चाहे अपनी आपसी की लड़ाई कर लो, आप पंचायत में एमएलए में हम काट लो कर सकते, लेकिन पार्लियामेंट का चुनाव में वो निर्णय आपका है, विचार आपके है कि किसको देना है।
लेकिन ऐसे आदमी को तो था कि अपना देश को और आगे बढ़ाए, मजबूत करे, ऐसे आदमी को आगे बढ़ाना, ये मेरी बात है। एक जमाना था और अपने यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, जमाना कोई जाता और सबकी डिलीवरी वही करवा देती थी। गांव में कोई डॉक्टर कंपाउंडर के पास जाने की जरूरत है ही नहीं। और आज हालात ये है कि जब डिलीवरी का मामला आता है तो 1 महीने पहले, 15 दिन पहले हॉस्पिटल में जाके लेडीजें भर्ती हो जाती हैं। ये हालात किसने पैदा किया? आपने, हम नहीं कर रखा है। पहले अपनी दादी माँ जो होती थी 4 बजे उठ के भाड़ा निकालती थी घर में, बारी बारी बिलोना हाथ से बिलोती थी, चक्की पे आटा पीस के रोटी खिला के उनकी एक्सरसाइज होती थी, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आजकल आप पसीनों काटा नहीं, काम क्यों करा नहीं, सिर्फ खाबा में लग गया ना, तो बाप जी बाकी भगवान चाहे उम्र 100 साल लिख दी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ सामने 60-80 साल में जानो पड़ेगा भगवान। इसलिए चाहे किसी भी रूप में पसीना निकालो, एक बार 24 घंटे में 4 बार निकालो, इसका बढ़िया बात ही कोई। मैंने अभी बताई मोहम्मद वाली बात कि 5 बार, तो ये प्रयास भी सबको करना है। एक बात आपको और सुनाता हूँ, मैं पहले बार MLA बना तो एक गुजियावाड़ा गांव पड़ता है, श्री माधोपुर में आ गया। एक स्कूल का उद्घाटन करने गया, ये ओरिजिनल घटना बता रहा हूँ। उद्घाटन करके नीचे जब मैं उतरा तो कुछ लोगों ने कहा चाय पीने चलो, तो उनके घर की तरफ चाय पीने के लिए गए, हट कर लिया मुझे, चलो पहाड़ी एरिया एकदम। अब तो नीम का खाना बहुत विकास हो गया, पहले 20 साल पहले जब मैं गया था बहुत हाल खराब। अपन कल्पना नहीं कर सकते इतनी शानदार वहां पहाड़ा में एक बिल्डिंग बनेगी। मैंने दूर से देखी तो बिल्डिंग ऐसे लगी जयपुर शहर में कोई बदला हो। अंदर हम घुसने लगे तो 20-20 लाख रुपए की 3 गाड़ियां खड़ी। तो हमने उन गाड़ियों को देखा तो मैंने पूछा उसको, भैया आप क्या काम करते हो? जब तक उनके पिताजी आ गए तो बोले ये मेरे पिताजी है, बुजुर्ग से थे। तो मैंने उनको कहा जी आप क्या करते थे? तो उन्होंने कहा बहादुर साहब मैं तो पंजाब में ईंट भट्टाकों पर ईंट थापिया करते हो, बढ़ाया हुआ हूँ ऐसी। उनके 4 लड़के, 2 डॉक्टर है, 1 इंजीनियर है, 1 व्यापार करता है, और 4 लड़कों के घर में जो बउए आई है, एक ईंट भट्टे पे मजदूरी करने वाला, ईंट थापने वाला 7-7 गजटेड अफसर घर में बना सकता है। 50 लाख रुपए देवी के तनख्वाह का रूप में आवेगा। आदमी को काड़ो में गोड़ो जाए, यही नहीं तनख्वाह के अलावा आजकल सरकारी अधिकारियों को ऊपर नीचे की बीमारी हो है। तो आप अंदाज लगाओ, तो मेरा सबको यहाँ बैठे सबको प्रार्थना है कि चाहे आपको दुख पाना पड़े, सुख पाना पड़े, एक टाइम खाना खाओ चाहे मत खाओ, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। और बेटियों को तो पढ़ाओ ही पढ़ाओ, एक पूरी पढ़ेगी, शादी होने के बाद ससुराल जाएगी, अपने बच्चों को पढ़ाएगी, अपने देवर जेठ के बच्चों को पढ़ाएगी। इसलिए शिक्षा ही सब कुछ है, सारे मार्ग आगे बढ़ने के शिक्षा खोलती है। इसलिए मैं आपको सबको प्रार्थना करता हूँ, एसपी साहब आपके सामने बैठे, आपके पड़ोसी हैं, और किसान परिवार में पैदा हुए हैं, और गांव में परिवार में ऐसा कौन सा इनके क्या था, कुछ भी नहीं, लेकिन इन्होंने मेहनत करके और वहाँ तक एसपी से रिटायर किया थी। कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए सबको प्रयास करना चाहिए। अब एक लास्ट चुटकुला सुना करके मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। लेह लद्दाख में एक फौजी था, उसकी पहाड़ के ऊपर ड्यूटी थी, तो वह ना तो मोबाइल ना टेलीफोन, तो वो 3-4 किलोमीटर पहाड़ से उतरता, 1-2 दिन से नीचे ATM में पैसा डालता, 100 रुपये 2 दिन बाद में वापसी निकालता, फिर डालता, ऐसे लगा रहता। तो वहाँ कोई दुकानदार थे, उन्होंने कहा फौजी साहब आप रोज ही ना आ जाते हो 2 दिन से 3 दिन से। मैंने 2 महीने का एक साथ ही निकाल लो, घाल दो इसमें। तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, ऊपर मोबाइल काम करता नहीं तो ना कोई टेलीफोन काम करता, तो ये ATM में 100 का नोट डालता हूँ, मेरी मिसेज को पता चल जाता है, मैं जीतता हूँ, दूसरे दिन वापसी निकालता हूँ। तो ऐसे ऐसे सेना के लोग, चाहे आपके हमारे परिवार के हो, लेकिन ये आखिरी दम तक इनको देश दिखता है।
ऐसी सेना ट्रेनिंग दे देती है। आप देखते हो घर में टीवी लगी हुई, बॉर्डर आदमी चाहे पलक नहीं झपकती उनकी पलक, चाहे मरना पड़े चाहे वो छाती में गोली खानी पड़े। में बताया वहाँ पे शहीद हुए। काशीराम जी झालड़िया साहब से निवेदन करूंगा कि एक बार आप भी मंच पे पधारें। ये उस वक्त वहाँ थे पाकिस्तान में जब भारत पाक का युद्ध हो रहा था, तो वहाँ की पूरी घटना आपने बिल्कुल जो विवेचना की हमारे रोड पे खड़े कर दिया। ऐसे व्यक्तित्व कर्तृत्व हम आज धन्य हुए हैं कि आपका आशीर्वाद हमें मिला, आपका आशीर्वचन हमें मिला। और उस घटना के बारे में जो जिसको शहादत जिसके माध्यम से हुई अनंतपाल सिंह जी शेखावत की, अपने साथी के बारे में जो उद्गार आपने व्यक्त किए, मैं समझता हूँ आज के इस दौर भी बड़ा मुश्किल है। मुझे एक पंजाबी का शेर है कि यार मिला बंदूक का वर्गा, यार मिला बंदूक का वर्गा की करना तलवारा नू, लंबी उम्रा बख्शिए रब्बा मेरे जिगरे यारा नू। यार मिले तो ऐसे मिले, दोस्त मिले ऐसे मिले। आपने अपने दोस्त को भगवान के बराबर माना और जो घटना हुई उनकी शहादत हुई, गांव तक आप आए और अब उनके परिवार वालों को आपने बताया 58 साल पहले इस यादाश्त और इस वृत्तांत को जिस रूप में बिल्कुल तरीके से साफ सुथरे सरल तरीके से रखा, निश्चित रूप से हम सबको गौरवान्वित करने वाला पल, हम सबको रोमांचित करने वाला पल। काशीराम जी झाझड़िया।
आज दिसंबर खत्म हो गया, आज 25 दिसंबर